नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी। आइए हम लोग रोज़ की तरह शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। तो इस क्रॉनिकल सीरीज जो क्रॉनिकल की मैगज़ीन आती है, इसकी सीरीज़ में आज हम लोग आर्थिकी का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली न्यूज है कि भारत डिजिटल सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, इसके अनुसार वैश्विक व्यापार आउटलुक योग सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें यह बताया गया है कि जो है निर्यात में जो मतलब अब डिजिटल सेवा का निर्यात में बात करें तो निर्यात में 17% की छलांग लगाकर 257 अरब डॉलर का रिकॉर्ड भारत ने बनाया है, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। अब आगे देखते हैं विस्तार से इस न्यूज को। भारत की दर चीन और जर्मनी द्वारा दर्ज की गई 4% की वृद्धि से कहीं अधिक है। चीन और जो जर्मनी, उन्होंने 4% की वृद्धि दर्ज की है, तो भारत की वृद्धि दर उन लोगों से काफ़ी अच्छी है। WTO के अनुसार, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का वैश्विक निर्यात 2023 में साल दर साल 9% की बढ़ोतरी के साथ 4.25 मिलियन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं, अगली न्यूज है हमारी कार्गो प्रबंधन के मामले में पारादीप शीर्ष बंदरगाह। ये जानते हैं ये कहाँ पर है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में पूरा बाकायदा जानकारी लेते हैं। तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण, जिसे शॉर्टकट में PPA कहा जाता है, 1.438 मिलियन मीट्रिक टन, मतलब 145.38 मिलियन टन कार्गो प्रबंधन की रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रकार पारादीप पोर्ट दीनदयाल पोर्ट कांडला को पीछे छोड़ते हुए, मतलब अभी तक ये था, दीनदयाल पोर्ट कांडला को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने के जो है वाला देश बन गया है, देश का प्रमुख बंदरगाह बन गया है। पारादीप बंदरगाह ने साल दर साल आधार पर 10.02 मिलियन मीट्रिक टन, मतलब 7.4% की यातायात वृद्धि दर्ज की है। देखते हैं, पारादीप बंदरगाह का ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन को संभालने के लिए एक विशेष बर्थ विकसित करने का भी लक्ष्य है, जिससे यह देश का हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन जाएगा। एग्जाम में ये लाइन याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से। अगली न्यूज है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न का दर्जा क्यों दिया जाता है, किस कंपनियों को दिया जाता है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, अभी हम लोग सब जानेंगे। तो 18 अप्रैल को वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड देश की दूसरी सबसे बड़ी यूरिया मैन्युफैक्चरर है। ध्यान दीजिएगा, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, NFL जिसे कहा जाता है, वह देश का मतलब जो है दूसरा सबसे बड़ा यूरिया मैन्युफैक्चरर है। नवरत्न शब्द शीर्ष प्रदर्शन करने वाले CPSE को एक चुनिंदा समूह को संदर्भित करता है, जिन्हें उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्र द्वारा अधिक स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाती हैं, उन्हीं को नवरत्न कहा जाता है। इससे भी जो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं उन्हें महारत्न का दर्जा दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या मानदंड हैं। तो कंपनी को पहले से मिनीरत्न की श्रेणी में होना चाहिए, मतलब नवरत्न से भी नीचे मिनीरत्न होता है, तो मिनीरत्न की श्रेणी में नवरत्न जो जिसको शामिल होना है नवरत्न में, उसमें होना चाहिए। इन 6 मापदंडों में 60% अंक प्राप्त किए हों। 6 मापदंड कौन है? प्रति शेयर कमाई होनी चाहिए, शुद्ध लाभ, कुल उत्पादन, जनशक्ति लागत, सेवा लागत, नियोजित पूंजी, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन में 60+ अंक प्राप्त होना चाहिए। अगली न्यूज है कि मूडीज एनालिटिक्स ने 6.1% बढ़ेगी, मतलब इन्होंने बताया कि 6.1% बढ़ेगी भारत की GDP। आइए देखते हैं, 12 अप्रैल 2024 को ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने APAC आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नॉइस, ये इसकी रिपोर्ट का नाम है, इसी शीर्षक से एक रिपोर्ट इसने प्रकाशित किया है। इसने इसमें बताया कि जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मतलब बताया कि GDP वृद्धि दर 6.1% रहने की संभावना बताई गई। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के वास्तविक GDP अनुमान को संशोधित कर 8% करने के लिए बताया है। मूडीज
ए से लेकर सी, मतलब ये इसकी रेटिंग है। ए या सी तक रेटिंग, जो सी होगा जिसका वो खराब होगा, ए सही होगा। तो ट्रिपल ए सर्वश्रेष्ठ और सी सबसे खराब रेटिंग मानी जाती है। अगली न्यूज है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग हुआ है। आइए देखते हैं। कोलकाता गोदी प्रणाली और हल्दिया गोदी प्रणाली सहित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान लगभग 66.4 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग का उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 10 वर्षों में सर्वाधिक कोकिंग कोयले का आयात भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 58 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया है, जो 10 वर्षों में सबसे अधिक है। अभी बाद में हम लोग जानेंगे कि कोकिंग कोयला होता क्या है। वित्त वर्ष 22-23 में 54.3 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया गया था। 23-24 में 6.4 मिलियन टन के साथ रूस की आपूर्ति जो है कई वर्षों में उच्चतम रही है। मतलब रूस से जो है इंडिया मतलब मंगाता रहा है, उसकी आपूर्ति उच्चतम रही है। भारत अभी भी कोकिंग कोयले के विश्व के शीर्ष आयातकों में से है। मतलब जो कोकिंग कोयला आयात करते हैं उसमें भारत अभी काफ़ी ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोकिंग कोयले का प्रमुख आपूर्ति करता रहा। अभी आप कहेंगे कि रूस भी तो रहा, लेकिन रूस जो है अग्रणी देशों में रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपूर्तिकर्ता कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, वित्त वर्ष 23-24 के लिए। आगे बात करें तो कोकिंग कोयला होता क्या है? यह एक उपयुक्त गुणवत्ता वाला बिटुमिनस कोयला है। ठीक है, कोकिंग कोयले को अधिक कार्बन सामग्री होती है, या साथ ही इसमें सल्फर, फास्फोरस और क्षार का स्तर भी कम होता है। अगली न्यूज है कि हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। आइए देखते हैं। 18 अप्रैल को हिंदुस्तान जिंक ने बताया कि वह वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। राजस्थान की सिंदेश्वर खुर्द खदान अब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है, जो पिछले वर्ष चौथे स्थान पर थी। तो विश्व की दूसरी है तो भारत की पहली होगी, याद रखिएगा। कौन सी है? सिंदेश्वर खुर्द खदान। कहाँ है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में चांदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदुस्तान जिंक के उत्पादन में साल दर साल 5% की वृद्धि का श्रेय अयस्क उत्पादन में वृद्धि और बेहतर ग्रेड को दिया जाता है। हिंदुस्तान जिंक जस्ता सीसा चांदी कारोबार के संलग्न वेदांता समूह की एक कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता और तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक है। हिंदुस्तान जिंक की भारत में बढ़ते जस्ता बाजार में लगभग 75% की हिस्सेदारी है। जस्ता बाजार में हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी है। अब अगली न्यूज है कि अतुल गोयल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अब सीधा आपसे पूछा जाएगा कि अतुल गोयल समिति का गठन क्यों किया गया? तो आइए जानते हैं। ओवर द काउंटर मतलब OTC जो दवाइयाँ होती हैं, जिन लोगों को नहीं पता गूगल कर लीजिएगा। अब इतना टाइम नहीं होता हमारे पास इन सब चीज़ों को विस्तार से बताने का। थोड़ा आप लोग गूगल करेंगे तो अगर आपने कोई चीज़ सर्च की है तो आपको वो कई दिनों तक याद रहेगी, भूलेगी नहीं। तो OTC दवाओं की एक सूची को अंतिम रूप देने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों की एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो बिना किसी डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता के नियमित दुकानों में उपलब्ध होगी। उसी को OTC कहा जाता है, OTC दवा। आइए अगली न्यूज हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब स्थापित करेगी। इसको विस्तार से देखते हैं। कस्तूरी कॉटन के वैश्विक ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए उच्च श्रेणी के कपास के परीक्षण के लिए समर्पित प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। यह कॉटन टेस्ट कहां कहां स्थापित होगी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक राज्यों में स्थापित की जाएंगी। तो भारत का लक्ष्य क्या है? जो सुपीमा और गीजा, ये जैसे वैश्विक ब्रांड कपास के एक ब्रांड हैं सुपीमा और गीजा, इनके साथ प्रतिस्पर्धा करना, और जो अपनी असाधारण कोमलता और मजबूती और स्थायित्व के लिए जाने जाते हैं। कपड़ा मंत्रालय के तहत परीक्षण सुविधाएं भारतीय कपास निगम CCI द्वारा संचालित की जाती है। आगे देखते हैं कि कस्तूरी कॉटन जो है यह भारत सरकार वस्त्र व्यापार निकायों और उद्योग क्षेत्र की एक पहल है, जिसका उद्देश्य बेंचमार्क विनिर्देशों के अनुसार भारत में उगाई जाने वाली कपास के लिए प्रीमियम मूल्य निर्मित करना है।
अगली न्यूज है बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी। GEM पोर्टल विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट, इसका GEM का पूरा नाम याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा यही पूछ लिया जाएगा कि GEM पोर्टल में GEM का तात्पर्य क्या है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट होता है। इस पोर्टल जो है सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफार्म है। जो हम लोग सामान वामान मंगाते हैं उसी से संबंधित है। पहले स्थान पर कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर की जीवीज है, GEBIZ पोर्टल है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर GEM इंडिया का है। GEM ने वित्तीय वर्ष के अंत तक 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सकल व्यापारिक मूल्य GMV का व्यापार किया। अभी GMV क्या होता है, सकल व्यापारिक मूल्य, भी आगे बताएंगे। यह पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में GMV का लगभग 100% अधिक है GMV का। ठीक है, आगे बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 23 में ऑर्डर वैल्यू कितना हुआ था, 2.01 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक था। GMV एक निर्धारित समय सीमा के दौरान कारोबार किए गए उत्पादों या सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, GMV आप जान गए। अब जानते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो आप पढ़ ही चुके। इस पहल को 9 अगस्त 2016 को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अगली न्यूज है कि भारत पेरू व्यापार समझौता हुआ है। आइए इसको पढ़ते हैं। तो भारत और पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता कहाँ हुई है, नई दिल्ली में संपन्न हुई। हालिया वार्ता में दोनों देश के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पेरू कहाँ है, तो लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका किसे कहा जाता है, तो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको को छोड़ दिया जाए तो जितने भी देश नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में मिला करके होते हैं उन्हें लैटिन अमेरिका कहा जाता है। और कैरेबियन क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। कैरेबियन क्षेत्र क्या है, तो जैसे आप अमेरिका पढ़ेंगे, मैक्सिको के बगल में कैरेबियन सागर है, उसमें कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं। उन द्वीपों में जो देश बचे उन्हें कैरेबियन देश कहा जाता है। तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार कौन है, तो पेरू है। दोनों देशों के मध्य व्यापार वर्ष 2003 में लगभग 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2023 में लगभग 3.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है हो गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों आपके लिए मैं मेहनत करता हूं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।